हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस करंट अफेयर्स वीडियो का है इकोनॉमिक सर्वे। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्या है 2023 का और इसमें क्या क्या ऐसी बातें दी गई है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को पहला स्थान मिला है, किसकी झांकी को, उसके बारे में चर्चा होगी। हॉकी वर्ल्ड कप उसका फाइनल हो चुका है, ब्रांड एम्बेसडर है और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और हाँ, लाइक बटन जोर दबा देना। तो पहला क्वेश्चन, संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने की उम्मीद है? आंसर होगा 6% से लेकर 6.8% के बीच में। और न्यूज आप देख रहे थे हिंदू में। तो 31 जनवरी 2023 को संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। तो लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को साल 2022-23 के लिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की, संसद में पेश किया। और इस सर्वे में जो 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो उसके लिए ये तय किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि 6% से लेकर 6.8% ग्रोथ रेट रह सकता है। और ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ रेट ये होगी। सर्वे में ये कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे एक साल में, 1 ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर में देश की आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। और इस सर्वे के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि पिछले 1 साल में देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की रही है। आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमिक सर्वे सामान्य रूप से सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज का ब्यौरा एक तरह से होता है। और इसमें बहुत तरह के आंकड़े होते हैं और ये आंकड़ा जानना जरूरी होता है, क्योंकि इस सर्वे के आकलन के आधार पर ही बजट बनता है। अगला जो पेश हुआ है संसद में, निर्मला सीतारमण ने पेश किया। तो बजट में सरकार जो भी प्रोजेक्शन करती है कमाई का, खर्च का, वो सब इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ही रहता है। इसी से पता चलता है कि सरकार को अगले साल जो आर्थिक वृद्धि है कितनी रहने की उम्मीद है, जीडीपी में ग्रोथ रेट कितना रहना है। सवाल यह भी है कि इकोनॉमिक सर्वे को कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका जो इकोनॉमिक डिवीजन है वो तैयार करता है। और इस सर्वे को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए, उनकी देखरेख में बनाया था। और इस वक्त कौन है सीईए यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, हिंदी में कहेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वो है अनंत नागेश्वरन। ये बीच में यहाँ देख रहे हैं आप, और उनकी टीम है जो कि इकोनॉमिक सर्वे ये पेश कर रही है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी का अनुमान क्या है? तो 2022-23 जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें 7% अनुमान ये है कि होगा। और जो अगला वित्तीय वर्ष आने वाला है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, उस वक्त का 6% से लेकर 6.8% के बीच में ये ग्रोथ रेट रह सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। जीडीपी तो आप जानते ही होंगे, सकल घरेलू उत्पाद किसी 1 साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और जितने भी सर्विसेज हैं उसकी कुल वैल्यू को कहते हैं। और ये जीडीपी किसी देश की आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना होता है। जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा रोजगार पैदा हो रहे हैं। जीडीपी कम हो रहा है, इसका मतलब आर्थिक तौर पर वो देश पिछड़ रहा है और बेरोजगारी की समस्या वहां बढ़ रही है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ये आया है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कुछ जो आपके लिए जरूरी है वो सब देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ है, मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, मार्च के अंत तक, ये 2023 की बात हो रही है, भारत का नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, 3 ट्रिलियन डॉलर पिछले साल हम लोग देख चुके हैं और ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। सर्वे के अनुसार पीपीपी यानी परचेज पावर पैरिटी, उसके मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2022 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा रही है। प्राइवेट जो सेक्टर है उसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है और ज्यादा हिस्सेदारी रही है। शिक्षा पर खर्च जो है ना वो बढ़ा है, जबकि स्वास्थ्य पर खर्च लगभग 2 गुना हो गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक
व्हीकल यानी ईवी उसका मार्केट 2022 से लेकर 2030 के बीच में 49% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है। ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। और FY23 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिटेल महंगाई 6.8 रह सकती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज वहां दी गई है LIC। यहाँ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर है लाइसेंस, इंस्पेक्शन और कंप्लायंस। तो इसको खत्म करने पर जोर देने की बात कही गई है इकोनॉमिक सर्वे में। और साथ में सस्ती बिजली आपूर्ति हो, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा हो, और इस तरह का अगर हम करेंगे तो GDP को ग्रोथ रेट बढ़ाने में बहुत ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने जाना जो कि इकोनॉमिक सर्वे ये दिया गया है। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इससे अक्सर UPSC या BPSC हो गया, UPPSC हो गया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं और नेशनल की UPSC, उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है और इसका PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, 2 जनवरी की मॉर्निंग को सुबह 7 बजे देखना मत भूलना, बजट पर स्पेशल वीडियो आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन ये सिंधु जल संधि है उस पर है। उससे पहले आपको बता दूं कि 2022 का पूरा और 2023 का अब तक का जनवरी तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मेंबरशिप के जरिए PDF मिलता है और मात्र मेंबरशिप 150 रुपये का 1 साल का, और इसके जरिए PDF मिलेगा वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, पिछले साल के भी और अगले 1 साल तक। साथ में आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा और टेस्ट सीरीज, तमाम तरह के जो एग्जामिनेशन है उसका टेस्ट सीरीज यहाँ पर 1 साल तक मिलता है मात्र 150 रुपये में, और बुक्स पर छूट मिलती है। और हाँ, जो बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ की 2022 की बेस्ट सेलर बनी हुई है अमेजन पर लगातार पिछले कई दिनों से, तो अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर देखना, आपकी एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा। और 1500 टॉपिक हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ज़रूरी है। और हाँ, ऐप से, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उससे लेने से 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? अगर किसी को पता होगा कि किस देश के साथ में सिंधु जल संधि है तो उसको इसका आंसर भी पता होगा। आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। और न्यूज़ देख रहे हैं इंडिया ने, ये द हिंदू का ये न्यूज़ क्लिपिंग आप देख रहे हैं। तो भारत ने 27 जनवरी को सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान की कार्रवाई ने कुछ ऐसी कार्रवाई की जिसकी वजह से जल संधि के प्रावधानों और उसके जो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट है उसको करने में रुकावटें पैदा हुई हैं और भारत लगातार बीच का रास्ता खोजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, 2017 और 2022 तक, 2017 से 22 तक सिंधु जल आयोग जो है ना, उसकी 5 बैठकों में इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया इसी वजह से नोटिस जारी किया गया। विवाद है एक, क्या विवाद है? देखिए, 2015 में पाकिस्तान ने भारत की जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में और रतले प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, जल विद्युत परियोजना है, उस पर आपत्ति जताई थी। साथ ही जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का अनुरोध वर्ल्ड बैंक से किया था। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक जो है दोनों देशों के बीच में जो संधि है, तो तीसरा पक्ष हुआ है, उसी की देखरेख में ये संधि हुई थी। तो हुआ ये कि 2016 में पाकिस्तान ने बिना चर्चा किए हुए अनुरोध को वापस ले लिया। साथ ही ये प्रस्ताव दिया कि मध्यस्थता का अस्थायी न्यायालय यानी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज, तो उसमें आपत्तियों पर फैसला सुनाया जाए। मतलब जो नियम था कि जो भी कुछ अगर विवाद होता है तो आपस में पहले बैठकर बातचीत करेंगे और फिर नहीं कोई हल निकलता है फिर आगे दूसरा तरीका होगा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये एक तरफा फैसला ले लिया गया और इसकी वजह से विवाद बढ़ गया। और साथ ही पाकिस्तान जो है वो सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अनुच्छेद 9 का उल्लंघन भी कर रहा है। इस अनुच्छेद में है कि विवाद होने पर समाधान के लिए एक सीक्वेंस में पूरा प्रोसेस होता है और इसके अनुसार जब तक प्रोसेस पूरा ना हो जाए तब तक कोई दूसरा प्रोसेस नहीं शुरू किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसको फॉलो नहीं कर रहा है और भारत की आपत्ति के बाद वर्ल्ड बैंक ने
विशेषज्ञों और मध्यस्थता जो अदालत की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उस पर रोक लगा दी वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि इंडिया ने कहा कि भाई जो नियम है उसमें उसके अनुसार अभी आप स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं कर सकते हैं। तो जब इंडिया ने कहा कि ये प्रावधान है उसके अनुसार, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने इसको रोक दिया और अब ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। ओके, तो मुख्य वजह यही है नोटिस भेजने की। जल संधि के बारे में मुझे लगता है कि बेसिक नॉलेज होगा आपको, फिर भी बता दूं, ये जो वाटर ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में साइन हुआ था और इस संधि पर भारत की तरफ से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने सिग्नेचर किया था। और मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। और इस संधि के अनुसार 6 नदियों यानी 6 जो रिवर है उसके पानी का बंटवारा हुआ था और भारत के नियंत्रण में 3 नदियाँ आई थी, व्यास, रावी, सतलज, और पाकिस्तान के नियंत्रण में 3 नदियाँ, झेलम, चिनाब और सिंधु। और इसी जल संधि के कारण पाकिस्तान को भारत 80% जल देता है। और संधि अगर टूटती है तो पाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र में हाहाकार हो सकता है, रेगिस्तान बनने तक की नौबत आ सकती है। ठीक है, तो एक नोटिस भेजा है सरकार ने, भारत सरकार ने। महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन ये रहा, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है? पहला है आंसर होगा इंग्लैंड। तो 29 जनवरी को इंग्लैंड को हराया 7 विकेट से इंडिया ने, और पहला अंडर 19 यानी उसमें जो भी खिलाड़ी हैं वो उनकी एज अंडर 19 है, तो वो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट शेफस्टम स्थित एक स्टेडियम है वहाँ पर हुआ था। तो अंडर 19 कप के लिए भारत की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि वर्ष 2023 में ये पहला संस्करण है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का, और इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला इंडिया ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की है या किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने 28 जनवरी को नर्मदा जयंती के अवसर पर ये योजना शुरू की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना को शुरू किया जा रहा है। एक लाडली लक्ष्मी योजना है, पहले से चल रही है, और अब लाडली बहना योजना होगी। इसमें क्या होगा कि निम्न और मध्यम वर्ग की जो बहनें हैं, इन लड़कियां हैं, उनको फाइनेंशियली उनको मदद दी जाएगी। और इसमें हर महिला को प्रदेश में इस तरह की जो कैटेगरी की हैं निम्न और मध्यम वर्ग की, तो उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे और इसका फ़ायदा इनकम टैक्स देने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस योजना पर राज्य सरकार ने ये तय किया है कि 5 साल में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये योजना है। अब मध्य प्रदेश की और बात कर लें। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? अक्सर एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, और न्यूज़ आप देख रहे हैं, उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ये 74वां रिपब्लिक डे था और इस दौरान कई राज्यों और अलग अलग संगठनों ने वहाँ झांकियाँ पेश की थी और उसमें ये उत्तराखंड की झांकी ये थी। ठीक है, तो इस बार गणतंत्र दिवस में टोटल 23 झांकियों को प्रदर्शन किया गया था। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तमाम मिनिस्ट्री और अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उन सब की ये झांकियाँ थी। ठीक है, तो उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला है और उत्तराखंड की झांकी का जो थीम था वो मानस खंड था। सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रही, उसका थीम
थीम थी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, ठीक है। और उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान, थीम थी अयोध्या दीपोत्सव। और अगर हम बात करेंगे अन्य पुरस्कार के बारे में मंत्रालयों के श्रेणी में, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, उसे मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में पहला स्थान मिला है और ये था जनजातीय कार्य मंत्रालय को। स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के, उसकी जो झांकी थी जैव विविधता संरक्षण और वंदे भारतम नृत्य समूह को भी मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ये पद की जिम्मेदारी किसे दी गई है या कहें किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वो नए उप प्रमुख बना दिए गए हैं और उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह ली है। संदीप सिंह रिटायर्ड हो गए 31 जनवरी को। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वो 1984 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे, ठीक है। उनको कई सम्मान भी मिल चुके हैं। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। अभी चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? आंसर होगा गुजरात और राजस्थान। तो इन दोनों जगहों पर आयोजित किया गया है ऑप्स अलर्ट युद्ध अभ्यास। और ये गुजरात के जो कच्छ का रण है और राजस्थान के बाड़मेर जिले में ये आयोजित किया गया। उद्देश्य यही है कि गणतंत्र दिवस के आसपास भारत विरोधी कोई गतिविधि ना हो, मतलब पाकिस्तान की ओर से, ठीक है। तो इसलिए ये आयोजन किया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ स्थापना कब हुई थी? 1965 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। FI पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? या कहें ये कप किसने जीता है और कहाँ पर आयोजित हुआ है? इंडिया में आयोजित किया गया। आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया 5-4 से और ये मुकाबला जीत लिया है, ठीक है। जर्मनी विजेता टीम रही है, ओके। तो पेनल्टी शूटआउट नियम को अपनाया गया और उसके तहत ये जीत मिली है जर्मनी को, ओके। महत्वपूर्ण बात। और ये इंडिया में आयोजित किया गया था और ये ओडिशा में खास तौर पर। और किसने आयोजित किया इसे? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने, FIH ने। FIH का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास की गोली मारकर हत्या उनके पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने कर दी? आंसर होगा ओडिशा। कब कैसे गोली चली? स्वास्थ्य मंत्री नाबा किशोर दास वो 29 जनवरी को ओडिशा के ब्रजराजनगर एक क्षेत्र जगह है, वहाँ पर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने गए थे। कार से जैसे ही उतरे तो सीधे उस पुलिसकर्मी ने, ASI है यानी दरोगा है गोपाल दास, उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सीधे गोली मार दी। घायल हो गए और उनको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ओडिशा का ये मामला है। ओडिशा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राजधानी भुवनेश्वर है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC, उसने किस बॉक्सर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा निकहत ज़रीन, ठीक है। क्या नाम है? निकहत ज़रीन। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो उसी ने ये बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। और ये जो कंपनी है वो खनन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है और मुख्य तौर पे भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये भारत के नवरत्न PSU है, ओके। स्थापना हुई थी 1958 में। और निकहत ज़रीन को तो आप जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 14 जून 1996 को, तेलंगाना से हैं वो। और 2022 में उन्होंने तुर्की में महिला मुक्केबाजी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और कल का जो बजट स्पेशल करंट अफेयर्स देखना मत भूलना। सुबह 7 बजे ही आ जाएगा, टाइम पे आएगा, देखना जरूर सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और मेंबरशिप का प्लान आपके लिए है, ठीक है।
बाय।